सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि गवर्नमेंट टू रिकॉर्ड पेरेंट्स रिलीजन टू रजिस्टर बर्थ्स। ठीक है, यानी कि सरकार जो है वो बर्थ्स और डेथ्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो पंजीकरण की प्रक्रिया होती है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रही है, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर रही है। ठीक है, अब ये पूरी न्यूज बेसिकली है क्या? देखो, न्यूज ये है कि एक एक्ट आता है, एक अमेंडमेंट एक्ट आता है। अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? उसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2023, यानी कि 2023 का ये एक संशोधन अधिनियम है, एक अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, अब ये किसे अमेंड करता है ये भी इसमें आप लोग ध्यान रखोगे। तो अगर आप इस एक्ट की बात करोगे तो ये जो ओरिजिनल एक्ट है आपका, ठीक है, ओरिजिनल एक्ट अगर आप देखोगे तो आई थिंक 1969 का एक्ट है ये। ठीक है, 1969 का एक्ट है। उस एक्ट को 2023 में क्या किया गया था? अमेंड किया गया, संशोधित किया गया। अब संशोधन तो हो गया 2023 में, लेकिन अब 2024 में आकर के जो हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री है, या फिर आप कह सकते हो जो हमारा गृह मंत्रालय है, उसने रूल्स नोटिफाई किए, है ना। उसने मतलब जो रूल्स होंगे, जो नियम होंगे, एक तरीके से उनका ड्राफ्ट जो है वो रिलीज किया है ना, कि भाई ये नियम होंगे अब आगे से। हालांकि उसमें ध्यान ये रखना है कि जो भी रूल्स होंगे, जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं, वो राज्य सरकारें उन रूल्स को, उन नियमों को जब तक अप्रूव नहीं करेंगी, तब तक वो चीजें लागू नहीं होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूज है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट है 1969 का, उसको अमेंड किया गया था, उसको संशोधित किया गया था 2023 में। ठीक है, और अब आकर के गृह मंत्रालय ने उसके रूल्स नोटिफाई किए हैं, जिनमें कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें कुछ परिवर्तन किए गए, चाहे वो बर्थ्स का रजिस्ट्रेशन हो, भाई जन्म का पंजीकरण हो, या फिर डेथ्स का रजिस्ट्रेशन हो, यानी कि मृत्यु का पंजीकरण हो। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये पूरी खबर जो है वो हम लोगों को डिस्कस करनी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। देखो, सबसे पहले यहां पर एक बात आती है कि जब भी एक बच्चा पैदा होगा, ठीक है, एक चाइल्ड की बर्थ होगी, तो उसका जब आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाओगे तो रजिस्ट्रेशन कराते समय रिलीजन ऑफ फादर एंड मदर, यानी कि पिता का जो धर्म है और माता का जो धर्म है, उन दोनों को ही क्या कराना पड़ेगा? आपको अलग अलग रिकॉर्ड कराना पड़ेगा। ये जो आपके मॉडल रूल्स जो ड्राफ्ट किए गए हैं होम मिनिस्ट्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, वो कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये रूल्स अभी लागू हो गए। ठीक है, ये रूल्स तब लागू होंगे जब जो हमारी राज्य सरकारें हैं, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट इन्हें एडॉप्ट कर लेंगी, इन्हें अपना लेंगी और इन्हें नोटिफाई करेंगी, यानी कि इनकी अधिसूचना जारी कर देंगी। अब बात यह आती है कि चलिए, अगर हम मान रहे हैं कि भाई ये चेंज किया गया, ये परिवर्तन किया गया, गुड आफ्टरनून तरुण, तो पहले क्या स्थिति थी? पहले स्थिति ये थी कि जब भी बर्थ का रजिस्ट्रेशन होता था, यानी कि मान लीजिए किसी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और आप उसके जन्म का पंजीकरण कराने के लिए गए, तो जन्म का पंजीकरण कराते समय, बर्थ का रजिस्ट्रेशन कराते समय, केवल आपको फैमिली का जो रिलीजन होता था उसको रजिस्टर कराना होता था कि भाई परिवार का धर्म क्या है। लेकिन अब यहां पर बात क्या आ रही है कि परिवार का धर्म जो है वो पहले रजिस्टर कराया जाता था। अब रजिस्ट्रेशन में जो फॉर्म आएगा, है ना, जो फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म में क्या होगा? फादर का भी रिलीजन होगा और साथ ही साथ मदर का भी रिलीजन होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो चेंज किया गया है। अब बात यहां पर यह भी है कि जो अमेंडमेंट किया गया है, जो संशोधन किया गया है 2023 में, इसमें एक चीज बोली गई है कि बर्थ और डेथ का जो डेटाबेस होगा, यानी कि जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा, उसका उपयोग कुछ और चीजों में भी किया जा सकता है, जैसे एनपीआर को अपडेट करने के लिए।
जो हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है ना, उसको अपडेट करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इलेक्टोरल रोल्स यानी कि जो मतदाता सूचियां होती हैं उसको अपडेट करने के लिए, आधार नंबर अपडेट करने के लिए, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब इन सब को अपडेट करने के लिए भी ये जो डेटा इकट्ठा किया जाएगा उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग किया जा सकता है। ये 2023 का जो संशोधन है वो कहता है। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो देखो ये जो संशोधन है वो ये कहता है कि भाई अब क्या होगा, आप जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे ना तो आपको एक डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो नया सिस्टम आएगा, जो नई प्रणाली आएगी, उसमें एक डिजिटल सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा और वो डिजिटल सर्टिफिकेट एक ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, मतलब एकमात्र ऐसा प्रमाण पत्र आप कह सकते हो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास होगा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को क्या कर सकता है, प्रूव कर सकता है। मतलब आपको 10 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 कागजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका एक डिजिटल सर्टिफिकेट जो होगा वो उतना काफी है आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए। आप चाहे कहीं पर भी जाओ, जैसे मान लीजिए भाई हम स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर डेट ऑफ बर्थ हमें बतानी होती है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना होता है। तो ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट आएगा ये अपने आप में उसे क्या कर देगा, प्रूव कर देगा। आगे क्या चेंज किया गया है, चेंज ये किया गया है कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, आरजीआई, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, ठीक है, उसको बोला गया है कि जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स हैं यानी कि बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, या डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए जो अभी फॉर्म दिए जाते हैं उन फॉर्म्स को क्या किया जाए, चेंज किया जाए। ठीक है, अब उसमें चेंज जैसे भाई मैंने आपको बताया कि जो आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन है उसमें एक चेंज किया गया है। डेथ रजिस्ट्रेशन में अगर आप देखोगे कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है ऑफ कॉज ऑफ डेथ या फिर डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें सर्टिफिकेट में एक और चीज इंक्लूड की जाएगी, हिस्ट्री ऑफ इलनेस। हिस्ट्री ऑफ इलनेस मतलब अगर कोई बीमारी थी, मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार था और किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो आपको कॉज ऑफ डेथ तो बताना ही है, मृत्यु का कारण तो बताना ही है, लेकिन मृत्यु के कारण के साथ साथ आपको एक और चीज उसमें इंक्लूड करनी है और वो क्या है, मेडिकल हिस्ट्री जो है। अगर किसी बीमारी का कोई इतिहास है, कोई पुरानी बीमारी है, तो उसे भी इंक्लूड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें आती हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फो एंड लीगल इन्फो, यानी कि एक वो है जो सांख्यिकीय जानकारी है और दूसरी है जिसे आप कानूनी जानकारी कह सकते हो। तो जब बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है, जब जन्म का पंजीकरण होता है, तो उसमें दो हिस्से होते हैं, एक लीगल इंफॉर्मेशन होती है और एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है। एक आपकी सांख्यिकीय जानकारी होती है और दूसरी कानूनी जानकारी होती है। तो सरकार ने यह बोला है कि ये जो पेरेंट्स का रिलीजन जो भरवाया जा रहा है ना, कि भाई पिता का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, ये बोला गया है कि ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, यानी कि सांख्यिकीय जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अगर आप लीगल इंफॉर्मेशन की बात करोगे तो लीगल इंफॉर्मेशन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। और क्या चेंज किया गया है कि भाई आधार नंबर ऐड किया जाए, आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी कि दोनों जो पेरेंट्स हैं, माता पिता जो हैं, अगर उनका आधार नंबर अवेलेबल है, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर अवेलेबल है, उनकी ईमेल आईडी है, तो उसे भी क्या किया जाए, रजिस्टर किया जाए। ये चेंज किया गया है किसमें, लीगल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, और जो आपका एड्रेस बॉक्स है, भाई एड्रेस दिया जाएगा ना, तो एड्रेस बॉक्स में भी चेंज किया गया है, जो पता है उसमें भी बदलाव किया गया और उसे मोर डिस्क्रिप्टिव यानी कि और ज्यादा डिटेल में पता अब आपको देना होगा। उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, देखो स्टेट भैया किस राज्य के हो, किस जिले में हो, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, टाउन या विलेज क्या है, कौन से कस्बे में कौन से गांव में रहते हो, वार्ड नंबर क्या है, ठीक है, इसके अलावा लोकेलिटी क्या है, हाउस नंबर क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारी चीजें भी
प्रोवाइड करनी होंगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, रूल्स अभी ड्राफ्ट हैं, ठीक है, एमएचए ने रूल्स ड्राफ्ट किए हैं। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इसे क्या करती हैं, अप्रूव कर देती हैं, एडॉप्ट कर लेती हैं, नोटिफाई कर लेती हैं, तब ये चीजें क्या हो जाएंगी, लागू हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं बात किस पर, डेटा शेयरिंग पर, क्योंकि भाई डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। आप देख रहे हो ना कि बर्थ अगर हो रही है, एक बच्चा पैदा अगर हो रहा है, तो उसके बर्थ रजिस्ट्रेशन के टाइम पर काफी सारा डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। तो यहां पर एक चीज बोली गई है, 2023 का जो संशोधन है, 2023 का जो अमेंडमेंट है, वो कह रहा है कि आरजीआई यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगा, इस डेटाबेस को मेंटेन करेगा, चाहे वो बर्थ्स का डेटा हो या डेथ्स का डेटा हो, नेशनल लेवल पर, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर इस डेटा को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, आरजीआई की है, और उसके लिए ये ऑब्लिगेटरी है, ओके, इट इज ऑब्लिगेटरी अपॉन द चीफ रजिस्ट्रार्स एंड द रजिस्ट्रार्स टू शेयर द डेटा ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ्स एंड डेथ्स टू सच अ डेटाबेस। यानी कि स्टेट्स की बात हो रही है। देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जाओगे, भाई सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर आरजीआई है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, लेकिन अगर आप केंद्र राज्य सरकारों में आओगे तो वहां पर आपको चीफ रजिस्ट्रार्स देखने को मिलेंगे, रजिस्ट्रार्स देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए ये बोला गया है कि उन सब के लिए ये मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है कि उनके यहां पर जो भी जन्म या मृत्यु का पंजीकरण हो उसे वो शेयर करें किसके साथ, जो नेशनल लेवल डेटाबेस है उसके साथ, ठीक है। अब अगर आप जो हमारा 1969 का एक्ट है, जो कि जिसे हम बोल रहे हैं पेरेंट एक्ट, भाई पेरेंट एक्ट वो है, 2023 में तो अमेंडमेंट किया गया है। पेरेंट एक्ट आरजीआई को एम्पावर करता है कि वो जो चीफ रजिस्ट्रार्स हैं, जिनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो हमारी राज्य सरकार हैं वो करती हैं, तो उनके आप कहोगे उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो स्टेप्स जरूरी हों, जो भी लगे उससे कि हाँ भाई ये काम करना जरूरी है, वो काम करना चाहिए। ये अथॉरिटी जो है, ये पावर जो है आरजीआई को कहां से मिलती है, जो 1969 का एक्ट है वहां से मिल जाती है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आती है कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सीआरएस, ठीक है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स जो हैं, बोला गया है कि फंक्शनरीज आर अपॉइंटेड अप टू पंचायत लेवल, ठीक है भाई, पंचायत लेवल तक इनको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। अब ये सीआरएस जो डेटा है, मतलब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात हो रही है ना, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी डेटा कलेक्शन का काम करेंगे, ठीक है, ये भी आंकड़े इकट्ठा करेंगे, और ये जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो एक तरीके से आप कहोगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स होंगी इंडिया की, ठीक, जिससे हमें किस चीज के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या है ना, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या है, स्टिल बर्थ्स हैं, डेथ्स हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पर। तो इन सब के आंकड़े भी यहां से क्या किए जाएंगे, इकट्ठा किए जाएंगे। अब उद्देश्य क्या है, ठीक है, गुड आफ्टरनून विक्की, ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है, देखो डेटा जो होता है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे मान लीजिए कि भाई सरकार है, गवर्नमेंट जो है, अब गवर्नमेंट कोई एक स्कीम लॉन्च करती है, सरकार कोई एक स्कीम लेकर के आती है, और सरकार स्कीम क्या लेकर के आ रही है, हम मान लेते हैं कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो शिशु मृत्यु दर है, सरकार चाहती है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। उसको लेकर के गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, बट गवर्नमेंट के पास एक्यूरेट डेटा ही नहीं है, सरकार के पास सही आंकड़े ही नहीं है कि असल में भारत में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्या, शिशु मृत्यु दर है कितनी। तो एक बात बताओ, जब आपको सही स्थिति नहीं पता है तो आप एक ढंग की स्कीम कैसे लॉन्च कर सकते हो। ये जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए भाई, सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात हो रही है कि जन्म के समय पर लिंगानुपात कितना है। अब सरकार चाहती है कि भाई ये जन्म के स्तर पर जो लिंगानुपात है उसे बढ़ाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं है।
आंकड़े ही नहीं है, अगर आंकड़े हैं भी तो वो इनकम्प्लीट हैं, अनरिलायबल डेटा है। समझ में आ गई बात? इसलिए डेटा कलेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेलो शिव, ओके, समझ में आ गई बात? तो ये जो जितना कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्शन होगा, है ना, जितने ज्यादा आंकड़े या सही तरीके से आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, उतना ही गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाता है क्या, सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग कर पाना, सामाजिक आर्थिक जो नियोजन है उसको और प्रभावी रूप से कर पाना, और साथ ही साथ इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस स्कीम्स। भाई मान लो सरकार ने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए स्कीम चला रखी है 5 साल से। अब 5 साल से वो स्कीम चल रही है तो उसका क्या इफेक्ट हुआ, कितनी प्रभावी है, कुछ उसका असर दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब आंकड़े मिलेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। जब हर साल आपके पास आईएमआर के आंकड़े आएंगे कि भाई इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, ये स्कीम चलाई जा रही है, तो इससे कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है? तो इसलिए डेटा कलेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2023। ठीक है भाई, 2023 का बिल है, या 2023 का आप कह सकते हो एक्ट है, क्योंकि अब तो पास हो गया तो बिल नहीं रहा, ये एक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका एक्ट है इसने किसको संशोधित किया है, किसको अमेंड किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसने अमेंडमेंट किया है द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969। ठीक है, 1969 का जो एक्ट है उसे संशोधित किया है। अब 1969 का जो एक्ट है वो किस चीज को रेगुलेट करता है कि भारत के अंदर जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा, उसको रेगुलेट करना। समझ में आ गई बात? यानी कि उसका काम क्या है, जो बर्थ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, जो डेथ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, उसे क्या करना, रेगुलेट करना। ठीक है, अब यहां से एक चीज और जान लीजिए कि अगर जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की बात की जाए तो जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है एज अ सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। आप सब लोग जानते होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है, 7वीं जो अनुसूची है, उसमें 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और तीसरी कंकरेंट लिस्ट है। तो ये जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण है ये किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है। और समवर्ती सूची के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि वो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे विषय होते हैं जिन पर संसद भी कानून बना सकता है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं यानी कि जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं वो भी उस पर क्या बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किस में आ जाता है, आपका कंकरेंट लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, अब ये जो आपका अमेंडमेंट एक्ट है इसके की फीचर्स क्या हैं भाई, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया कि भाई एक डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मतलब फिजिकल कॉपी नहीं, डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट होगा। ठीक, और इस डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट को देखोगे तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होगा फॉर मल्टीपर्पस, यानी कि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी जो है वो आपको दे दी जाएगी। ठीक, और इससे एक जो दिक्कत होती है कि अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है या बर्थ डिटेल्स प्रूव करनी पड़े कि भाई आप कहां पर पैदा हुए, आपके माता पिता कौन थे, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, आपका रिलीजन क्या था, समझ में आई बात? अगर ये सारी चीजें अप्रूव करनी पड़ती हैं तो उसके लिए फिर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको 8-10 कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, एक आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट होगा और वही चीज क्या कर देगी, हर एक चीज को प्रूव कर देगी। ठीक है, आधार डिटेल्स, इसमें यह भी बोला गया है कि जो पेरेंट्स की आधार डिटेल्स हैं उसे बर्थ सर्टिफिकेट के साथ क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आ जाएगा कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, है ना, सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, मतलब नेशनल लेवल पर बर्थ और डेथ के रिकॉर्ड्स का एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाया जाएगा। ठीक है, और कोशिश की जाएगी कि उसे एकदम एक्यूरेट और अप टू डेट रखा जाए।
ठीक है, एकदम एक्यूरेट और अप टू डेट रखा जाए। और ध्यान रखेंगे कि ये जो सेंट्रलाइज्ड आपका डेटाबेस होगा ये एनपीआर में भी काम आएगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है, आपका राशन कार्ड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस जो हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और है कि ये जो आपका एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है, ये स्टेट्स के लिए, राज्य सरकारों के लिए ये ऑब्लिगेटरी बना देता है, यानी कि एक तरीके से आप कहोगे बाध्यता कर देता है कि वो बर्थ और डेथ, ठीक है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है, पहली चीज तो उसको रजिस्टर करें, और रजिस्टर करने के साथ साथ केंद्र का जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल है, ठीक है, उसके साथ क्या करें, शेयर करें, यानी कि वहां पर भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। और साथ ही साथ इस डेटा को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ क्या किया जाए, शेयर किया जाए। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस हैं कि भैया आप भी थोड़ा सा इसमें काम करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आ जाती हैं किससे रिलेटेड, अगर हम बात करेंगे जो हमारा ये जो अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, तो पूरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि 1969 का एक्ट है, बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन को लेकर के अमेंडमेंट किया गया। अभी क्या हुआ है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो गृह मंत्रालय है, उसने रूल्स नोटिफाई किए हैं जो कि ड्राफ्ट रूल्स हैं। अब क्या होगा आगे, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, वो इसको क्या करेंगी, एडॉप्ट करेंगी, इन रूल्स को अपनाएंगी और नोटिफाई कर देंगी, है ना, उनकी अधिसूचना जारी कर देंगी, भाई अब राज्य के अंदर ऐसा होगा, और फिर जो नया सिस्टम है वो नया सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। ठीक है,